पाठ 10 चेतक की वीरता। प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में कवि श्याम नारायण पांडे ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का व्याख्यान किया है। चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप के प्रति इतना वफादार रहा है कि उनके लिए उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करनालों में। था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, फिर गया, गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरी की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। श्री श्याम नारायण पांडे। हमने क्या सीखा? पशुओं में भी वफादारी, वीरता तथा निर्भीकता के गुण होते हैं। शब्दार्थ: रण, युद्ध, वॉर। विकराल, भयानक, हॉरिबल। चौकड़ी, छलांग, जंप। बाग, लगाम, कंट्रोल। वज्रमय, पत्थर के समान कठोर, हार्ड। निशंग, तलवार। स्वॉर्ड, हय, घोड़ा, हॉर्स। अरी, दुश्मन, बैरी, एनिमी, दंग। चकित, आश्चर्य में पड़ा हुआ, शॉक्ड। टाप, घोड़े के पैर की आवाज, टैप। नद, नदी, रिवर। निर्भीक, निडर, ब्रेव। मस्तक, माथा। फॉरहेड, निराला, अनोखा, अमेजिंग। पाला, सामना, फेस ऑफ। प्राकृतिक व्यायाम। मनुष्य को जितनी जरूरत हवा, पानी और अन्न की होती है, उतनी व्यायाम की भी। हाँ, कसरत बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित तो रह सकता है, फिर भी यह सर्वमान्य तथ्य है कि कसरत के बिना मनुष्य निरोग नहीं रह सकता। कसरत का अर्थ है शारीरिक और मानसिक कार्य। जैसे भोजन हाड़ और मांस के लिए ही नहीं, मन के लिए भी आवश्यक है, वैसे ही कसरत शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी होनी चाहिए। शारीरिक कसरत न करने से शरीर रोगी रहता है और मन की कसरत न होने से वह शिथिल रहता है। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती जीतने में तो बड़ा प्रवीण हो, किंतु मन उसका गंवारों के जैसा हो, तो उसके लिए निरोग शब्द का योग करना भूल है। अंग्रेजी कहावत है, निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का वास है। प्रकृति ने तो हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि तुम सदा कसरत करते रह सकते हो। शांति पूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर ही निर्भर करता है। किसान के परिवार को खूब कसरत करनी पड़ती है। रोज 8-10 घंटे अथवा इससे भी अधिक कार्य करने पर इन्हें खाने पहनने भर का मिलता है। इन्हें मन के लिए अलग से कसरत नहीं करनी। मूढ़ किसान कोई काम ही नहीं कर सकता। उसे मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, चतुराई के साथ जोतना और साधारणतः चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति जाननी चाहिए। शहर का बड़ा भारी बुद्धिमान भी किसान के यहाँ जाकर निर्बुद्धि सिद्ध होगा। किसान ही सही बात बता सकेगा कि अमुक बीज कब बोया जाता है। उसे आसपास के रास्तों का ज्ञान होता है। तारों को देखकर वह रात में दिशा को पहचान लेता है। पक्षियों के शब्द और उनकी गति से वह बहुत सी बातें जान लेता है। विशेष प्रकार के पक्षियों को इकट्ठा और कल्लोक करते देखकर ये बता सकता है कि पक्षियों का अमुक काम अमुक बात का सूचक है। किसान अपने काम भर की खगोल, भूगोल और भूगर्भ विद्या समझता है।
उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। इससे उसे मानव धर्म शास्त्र का साधारण ज्ञान होता है। पृथ्वी के विशाल भाग में रहने के कारण वह ईश्वर का महत्व सहजता से समझता है। किंतु सभी लोग किसान नहीं बन सकते। हमने किसानों की जिंदगी का कुछ वर्णन यहाँ इसीलिए किया है जिससे लोग अपना रहन सहन उन्हीं के समान बना सके। हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना ही भिन्न होगा, हम उतना ही अधिक रोगी भी होंगे। किसान के जीवन वृतांत से पाठक समझ गए होंगे कि मनुष्य को 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, और वह ऐसा इसलिए कि जिसमें मानसिक शक्तियों को भी काम करने का अवसर मिलता है, परंतु वह कसरत एकांगी होती है। ये लोग किसान के समान खगोल, भूगोल तथा इतिहास का ज्ञान नहीं रखते। इन्हें भाव ताव की खबर रहती है, माल की खपत करना खूब जानते हैं, परंतु इस काम में मानसिक शक्ति पर पूरा जोर नहीं पड़ता, और ना इस धंधे में शरीर को ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे मनुष्य के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्रिकेट इत्यादि खेल लाभदायक बताए हैं। उनकी राय है कि वार्षिक उत्सवों पर भिन्न भिन्न खेल खेलने चाहिए। मानसिक श्रम के लिए ऐसी पुस्तकें चाहिए जिनमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता न पड़े। यह एक ओर की बात हुई। अब इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे खेलों से शरीर की कसरत हो जाती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। इसके अनेक उदाहरण हैं। क्रिकेट अथवा फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों की संख्या देखी जाए तो उनमें कितने अच्छी मानसिक शक्ति वाले मिलेंगे। हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनकी मानसिक शक्ति के संबंध में हमें क्या प्रमाण मिले? इसके विपरीत जो अच्छी मानसिक शक्ति वाले हैं, उनमें कितने खिलाड़ी हैं? मेरी समझ में मानसिक शक्ति वाले खेलों में बहुत ही कम खेलने वाले दिखाई पड़ेंगे। हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का मार्ग ही निराला है। वे मन की कसरत करते हैं किंतु शरीर की कसरत नहीं करते। ये काम करते हैं। इसी से हम उन्हें असमय खो बैठते हैं। उनका शरीर लगातार मानसिक काम करते रहने के कारण क्षीण हो जाता है। कोई न कोई रोग उनके शरीर में घर किए रहता है और उनके पुष्ट विचारों से देश लाभ उठाए, ऐसा समय आते आते ही वे संसार से चल देते हैं। इससे मालूम होता है कि केवल शारीरिक या मानसिक व्यायाम काफी नहीं है, और न ही वह कसरत जो निरुपयोगी और सिर्फ खिलवाड़ के लिए हो। जिस कसरत से मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता रहे, वही कसरत अच्छी है। उसी से मनुष्य निरोग रह सकता है। किसानों में ये दोनों गुण होते हैं। जमीन का काम करने से कसरत के अलावा सर्वोत्तम कसरत है चलना। इसे कसरतों की रानी कहते हैं। चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ा रहता है। प्रत्येक अंग में हलचल पैदा होती है और सारा शरीर कस उठता है। चलने में हाथ पैर तो हिलते ही हैं, साथ ही बाहर की शुद्ध हवा मिलती है। बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। सदा एक ही जगह और गलियों में नहीं चलना चाहिए। खेतों और जंगलों में घूमना आवश्यक है। वहाँ प्राकृतिक शोभा की कुछ परख होगी। 1-2 मील चलना कोई चलना नहीं कहलाता। 10-12 मील चलना है। जो लोग प्रतिदिन ऐसा ना कर सके, वे प्रत्येक रविवार को खूब